लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट और सल्फोनेट salts of long chain carboxylic acid, long chain डिटर्जेंट ये क्या करते हैं? दे इक्वली वर्क विद हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट्स। अब देखो कि ये देखो इसमें दिखाया गया है कि हमने आपको डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड बताया था कल। जो बेंजीन है देखो, सोडियम एंड डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, नहीं ये कॉमन डिटर्जेंट है, ज्यादातर में यही दिखा रहा है। सोडियम ये इसमें भी वही दिखा रहा है, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं, कॉमन डिटर्जेंट। सो इट इज, चेक करें क्या लिखा है कि सोडियम एन तो छोड़ दो, वो एक सीधी चेन, उसको नॉर्मल कहते हैं, ठीक है कि नहीं? दैट इज एन डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ऐसी चेन है, ये डोडेकाइल है। फिर इसके बाद इसी में बेंजीन बना ले और इसमें SO3 यही लिख देना, ठीक है? अ कॉमनली यूज्ड डिटर्जेंट इज डोडेकाइल सोडियम सॉल्ट। क्या है बताओ? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ डोडेकाइल बेंजीन, सही है? तो सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब देखो डिटर्जेंट क्या करेगा? वर्क्स इक्वली विथ soft and hard water. These are synthetic materials. ये इंसानों के द्वारा बनाए गए कृत्रिम रसायन है, which are non-biodegradable. However, nowadays detergents are made which are biodegradable. अब ऐसे कुछ बन गए, ठीक है? However, वो हम अभी नेट से देख बता देंगे। However, there are some detergents developed which are biodegradable. ये बात हो गई है? कोई क्या? सामने वाले बाल सरदार लोग हैं ना, पूरा खोल के। अब देखो ये कुछ मुझे बातें बताओ। मान लीजिए जैसे हमारे पास एक मिसिल है और इसमें COO- है और इन दोनों के साथ Mg लग गया, ऐसे हो गया। तो बताओ MgCO3 दिव्या, ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? जैसे CaCO3 लगने से भी वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, वो टूटता नहीं है, उसी तरीके से ये दैट इज Ca लग गया तो CaCO3। बोलो बात समझ आई? वो तो सिंगल है इसलिए दो लगाना पड़ा, वरना CO3 में भी तो दो चार्ज होते हैं कि नहीं? इसमें सिंगल था तो दो में लगा, सही कि नहीं? चलो, दीज आर, ये टूटते नहीं है, पानी डालने में घुलते हैं क्या? इसीलिए इसने मिसिल को क्या बना दिया था? अनचार्ज।
अब मिसिल अनचार्ज हो गए थे तो आपस में लग गए। हाउएवर अगर डिटर्जेंट आ जाए, ये देखो डिटर्जेंट पानी में जाएगा, मिसिल बनाएगा, क्या इसके पास भी एक हाइड्रोफोबिक एंड है? ये कौन सा एंड है बोलो? ये यहां तक भी हाइड्रोफोबिक है, यहां तक। दिस इज हाइड्रोफोबिक। और ये कैसा है बोलो? हाइड्रोफिलिक। तो अगर इसके बाहर में ये जो निकला और SO3 माइनस है, सही है, एक और निकाल लीजिए, दैट इज SO3 माइनस। और इसमें अगर कैल्शियम लग गया अर्चिता, तो तुमको क्या लगता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइड के जितने आयंस हैं, क्या ये वाटर में घुल जाते हैं? हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं घुलेगा, चॉक नहीं घुलेगी, संगमरमर नहीं घुलेगा, लेकिन कैल्शियम सल्फेट तो पानी में अच्छी तरीके से घुल जाता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? कैल्शियम सल्फेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि उसी वाटर में सल्फेट आयन भी होते हैं और कैल्शियम क्या भी कभी घुलते हैं? पानी में तो सल्फेट और क्लोराइड आयन होते ही हैं। मैंने तो तुमको कल सिर्फ एनाइन कैटायन के बारे में बताया था, लेकिन क्या तुमको ये बात मालूम है कि वाटर में जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें एनाइंस कौन कौन से होते हैं? वाटर कंटेन्स, एनी वाटर, कोई भी वाटर होगा तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी बोलो? वाटर कंटेन्स, या तो आइदर कौन सा होगा Na+K, या फिर क्या होगा बोलो? Mg, एंड क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन। इतनी बात समझ आ गई? ये तो कैटायन की कैटेगरी है, एनायन ये रहेंगे। तो क्या इनके होने से अगर ये इसके साथ मिलता तो मिल के नीचे बैठ ही ना जाता? इसका मतलब है कि ये अलग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइट। अब जब ये बन गया तो बोलो इसमें अगर कैल्शियम आके इसके पास बैठ जाए तो क्या इस मिसल को नमन अनचार्ज बना देगा कि ये फिर कभी कभी जा भी सकता है? नहीं बना देगा, क्योंकि दीज आर डिसोसिएबल। वहां देखो, ये इसके साथ रहता है तो अलग अलग रहता है पानी में कि मिल जाता है? एक साथ कंबाइन होकर नीचे बैठ जाता है क्या? नहीं बैठता। पानी में तो सभी रहते हैं, अगर बैठना होता तो नीचे सेडिमेंट्स के रूप में बैठ ना जाता। सो दीज आर डिसोसिएबल। वो उन्होंने बोल दिया इलेक्ट्रोलाइट है। कैल्शियम सल्फेट क्या है? अलग अलग रहता है कि नहीं? तो अगर यहाँ कैल्शियम इसके साथ यही है, ये चीज यहाँ दिखा दीजिए, कैल्शियम आ गया तो क्या इसमें चिपक जाएगा कि आके बस हालचाल पूछ के निकल लेगा? चिपकेगा नहीं, डिसोसिएबल। बार बार बता रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फाइड, इनके साथ ही क्या है? डिसोसिएट होता है। और अगर डिसोसिएट होगा तो जो आपका मिसल है वो निगेटिवली चार्ज बना रहेगा और ये रिपेल होता रहेगा, आपस में भी रिपेल होगा और साथ में कपड़े में भी जो निगेटिव है उससे भी नहीं चिपकेगा। तो क्या ये वैसा ही काम करेगा? सल्फोनेट लेके तुमने एक अच्छा काम किया, कार्बोनेट था तो ये भय बना रहता था कि कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बना के सारा काम बिगाड़ देगा। अब कोई डर बचा? कैल्शियम आ भी गया तो वो डिसोसिएबल है, वो इससे डिसोसिएट हो जाएगा एंड देयर इज नो फियर that it will get uncharged and coagulate, आपस में थक्का बना देगा and ultimately stick with cloth। ऐसा कोई डर है? तो इसलिए लिख सकते हैं now जो कैल्शियम प्रेजेंट है ये if forms with soap, calcium in present in water, फॉर्म्स C17 तो नहीं होगा, C12 H25 और देखो C6H4 और SO3 Na। Na है तो इसको डबल करो। इस चीज को समझो, तुमने बेंजीन में से 2 हाइड्रोजन निकाले थे, एक हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ा और एक हाइड्रोजन निकाल के इसको जोड़ा। फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6 होता है। 2 निकालने पड़ेंगे, 2 जोड़ना है तो SO3 कर दिया और SO3 पे 1 चार्ज है तो बोलो 2 पे मिला के कितना होगा? ठीक है, तो दैट इज ये ऐसा हो गया, दैट इज C। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो दैट इज ऐसा चार्ज लाने। तो ये है, ये कैसा है? ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? ये टूट जाएगा एंड मिसल रिमेन चार्ज
hence they will not coagulate with each other and they either will not stick with cloth, so the cleansing action will keep on going. It is electrolyte, so Ca2 plus ion will not stay with मिसिल, ये उसके साथ मिसिल के साथ रुका नहीं रहेगा, and cleansing action will go on. अब मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए आपने डिटर्जेंट यूज किया तो क्या डिटर्जेंट हार्ड वाटर के साथ स्कम बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा। इस तरीके का कोई स्कम नहीं बनेगा क्योंकि ये घूमता है। ओके, इतना सब कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ये वाली लाइन है, तुम समझ गए कि क्यों नहीं बनाया। ठीक है, इसका क्या है? चलो अब आते हैं इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पर। एक फार्मूला भी याद कर लेना डिटर्जेंट का, एक बार पूछा गया अभी तक, ज्यादा नहीं पूछा गया। चलो ओके, बाय बॉइलिंग वाटर और ट्रीटिंग इट विथ सोडियम कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड। एक लाइन और लिख भाई, पानी हार्ड है और तुमको कपड़े धोने हैं तो या तो पानी उबाल लो, उबालने से भी उसकी हार्डनेस चली जाएगी, और दूसरा क्या कर सकते हो कि दैट इज, इसको किससे ट्रीट कर दिया जाए? वॉशिंग सोडा 10 रुपए किलो मिलता है, जरा सा डाल दो, एक चुटकी पानी की हार्डनेस से। देखो, बाई बॉइलिंग वाटर और बाई ट्रीटिंग with Na2CO3 hardness of water can be removed। फिर से देखो, वाटर कितनी तरीके का है? दो तरीके का है, एक मृदु जल और दूसरा कोमल जल। नहीं, मृदु ही तो कोमल होता है, दैट इज हार्ड वाटर। मृदु का क्या मतलब? कोमल, और दूसरा कठोर, कठोर जल। तो अभी मैंने क्या बताया? हार्ड वाटर की तुमने क्या बताई थी? कौन सी दो टाइप्स? दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस, और दूसरी, ये ठीक कह रही, परमानेंट हार्डनेस। और ये कौन सी है? ठीक है, समझे इस चीज को। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। इसको कैसे रिमूव कर सकती हो? क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? Ca2+ तो होगा और Mg2+ भी होगा, और इसमें HCO3-, और इसमें क्या होगा? Ca2+, Mg2+, और इसमें SO4(2-). इन दोनों में ये फर्क। एक में मैंने बताया Cl, ये सब तो इसके एनाइंस हैं, ये पाया गया तो इससे रिमूव कर देना, क्योंकि हार्ड में दो चीज पाई जाती है। ये कल क्या मैंने तुमको बताया था कि हार्डनेस में ये दोनों आयन होते हैं, और सॉफ्ट वाटर में कौन कौन से आयन होते हैं? तो इसकी तो कोई मतलब नहीं है, तो सब में देगा। इट वर्क्स वेल विद सोप एंड डिटर्जेंट। ये किसके साथ काम करता है? वर्क्स वेल विद सोप एंड डिटर्जेंट। ये किसके साथ? कठोर जल। इट गिव्स स्कम विद सोप बट वर्क्स वेल विद डिटर्जेंट। बोलो बात सही है? साबुन लगाओगे तो गवी सब्सटेंस दे देगा। इट गिव्स स्कम विद सोप बट वर्क्स वेल विद डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के साथ फोम देगा। अब ध्यान दो, मेरा कहने का मतलब है मृत्युंजय, अगर मेरे पास टेम्परेरी हार्डनेस है तो मैं उसको कैसे दूर करूं? ये बता दो, पहले ही लोग बता देते हैं।
जब तक तुम्हारा रिएक्शन टाइम स्विच ऑन होता है ये लोग सब बता देते हैं कैसे करो, कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रहा। टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी removed by boiling, simply boiling. Dishita, permanent hardness can be removed. Anshupriya, Sujan, ये ठीक कह रहे हैं, आप भी बोलो। भाई वॉशिंग सोडा दिशिता ने बता दिया था, that is can be removed बाई वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ना लिख के तुम Na2CO3 लिख दो, वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फिर तुम वॉशिंग सोडा लिखोगी तो फिर 10H2O भी लिख दोगी, और ये ड्राई एस है, ये सोडा एस है बात की नहीं। वॉशिंग सोडा ना लिखो, Na2CO3 सिंपली, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। चलो अब देखो होता क्या होगा कि मान लीजिए वाटर में क्या है, MgHCO3 होल ट्वाइस, तुमने इसको गर्म कर दिया तो क्या होने वाला है, ये तो पानी में है ना, जब तुम गर्म करोगे तो MgCO3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2, और ये सेटल डाउन एट बॉटम, ये चुपचाप नीचे बैठ जाएगा, और तुम्हारा जो जल है वो मैग्नीशियम आयन से मुक्त हो गया। सारे मैग्नीशियम आयन कहाँ बैठ गए, MgCO3 बनते हुए नीचे बैठ जाएगा। तुम्हारा जो बॉयलर है ना उसमें सफेद सफेद लेयर जम जाएगी। कभी तुमने देखा है घर में जब तुम इमर्सन रॉड डालते हो उसमें सफेद सफेद हो जाता है, कभी नहीं होता तुम्हारी इमर्सन पूरी चमकती रहती पूरे साल स्टील की, सफेद हो जाती है ना। इसको नहीं, पानी में जब डालते हो इमर्सन रॉड तो सफेद हो जाती है कि नहीं, इसका मतलब है जितनी सफेद हुई है उतना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, उतनी हार्डनेस उसमें थी। वो और ना होती, वो हार्डनेस ना होती तो तुम्हारे कपड़े धोने में झाग ही झाग हो जाता, पूरा भर जाता, लेकिन थी तो इसलिए साबुन अपना पूरा काम नहीं कर पा रहा था ना। समझ में आई? तो जिसके जिसके घर में इमर्सन रॉड थोड़ी सफ़ेद हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें ये चीज़ थी, वो अल्टीमेटली बॉयल होकर MgCO3 बनी, उसी में डिपॉजिट हो गई। सही है। अगर कैल्शियम भी होता तो वो अपने बाइकार्बोनेट आयन से क्या कर लेता बताओ, जैसे CaHCO3 होल ट्वाइस, जब इसको हीट करते लिया तो क्या बनता, CaCO3, वो भी सेटल डाउन हो जाता H2O। और जब पानी में दिव्या ये रहेंगे ही नहीं, ये नीचे बैठ जाएंगे, तो उस पानी में तुम चाहे सोप डालो, सुपर 555 की टिकिया डालो, ये डिटर्जेंट डाल दो व्हील का, पहले 555 की चलती कि नहीं, तो वो उससे कुछ नहीं होगा। दैट इज हाथ की कटी हुई ब्राउन कलर की टिकिया चलती थी, तो वो मालूम तो होगा आपको, नहीं पता है ना। चलो ये देखो गांव में अभी भी वैसा यूज होती है। सो इसलिए इट रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, वो कहीं जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, पानी से अलग हो गए, फिर धोते रहो उससे। जब वो रहेंगे ही नहीं तो तुम्हारे क्या सोडियम स्टीयरेट से वो क्रिया करेंगे। यू हैव रिमूव्ड दिस बाय सेटलिंग इट डाउन, उसके सेडिमेंट्स बन गए। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ क्या था, दैट इज तुम्हारे पास कैल्शियम आयन थे और तुमने पानी में क्या डाल दिया, Na2CO3 ये डाल दिया। जैसे ये चीज है, तुम कभी कमजोर हो और तुम किसी मजबूत व्यक्ति को, शिव शर्मा से बोलो आओ लड़ो हमारे साथ, आओ लड़ो, जब ये लड़ने आए पीछे से बंदूक निकाल के तान के चुप निपटा दो। ये देखो इसी तरीके से इसको पुकार रहा है, आओ हमारे साथ लड़ाई करो। जैसे ही लड़ने आया इसने इसका कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, नीचे बैठा दिया, निकल दिया। चालाकी है कि नहीं इसकी? खुद लेके किसको आया, बंदूक लेके आया पीछे, आओ आया इससे लड़ने। क्योंकि पानी में डालते ही वॉशिंग सोडा तो अलग अलग हो जाता है, पानी में क्या तुम्हें लगता है कि Na साथ में रहेगा, Na तो घुमक्कड़ू किस्म का आदमी है, ये बिल्कुल अलग सही है, ये अलग है, घूम रहा है, और कैल्शियम भी घूम रहा है। अब बताओ इसके साथ ही आया था, पानी में जाते ही इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गया, लेकिन कैल्शियम अट्रैक्ट हो गया, और कैल्शियम अट्रैक्ट होने के बाद क्या बन गया बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके साथ इसका बॉन्ड बन गया।
अब ये देखो, दैट इज क्या बन गया, CaCO3 और Na अलग हो गया। ऐसा होने से क्या होगा बताइए, दैट मीन्स इट्स सेटल डाउन। अब ये मार्बल बना के, चौक बना के निकल गया, ये तो तुम्हारी इमर्सन रॉड में हो जाएगा। तो इमर्सन रॉड की भी जरूरत नहीं, बस तुम वॉशिंग सोडा डालो ना, नीचे सफेद सफेद जम जाएगा। गर्म करने की जरूरत नहीं, 10 रुपए का चीप एल्कली है, 10,000 लीटर पानी तुम हार्ड वाटर को ट्रीट कर सकते, 10 रुपए, गर्म भी क्यों करो। तो बोलो परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय, सर अगर टेम्पररी में वॉशिंग सोडा डाल दो तो क्या होगा? टेम्परेरी में, हाँ टेम्परेरी में भी डाल दो, टेम्परेरी में भी डाल सकते, बॉइलिंग से हट जाती है, उसमें उसको केमिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। समझ में आ गई पूरी बात? रखो कहीं 1-2 नंबर का है तो लिख देना सारा। चलो आगे की बात करो। अब हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। गर्व, हार्डनेस कौन से 2 तरीके की होती है? जवाब नहीं दोगे तो बढ़ नहीं पाओगे, कुछ सोचो नहीं, बोलो। हाँ बताओ। टेम्परेरी और ओके, नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला देखो, हाउ वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट? कैसे पता करोगे? वुड यू बी एबल? नो, एज डिटर्जेंट वर्क्स इक्वली well with soft and hard water and gives, और क्या देता है, लेदर, फोम और झाग in both. Its performance or cleansing action is not hindered by the nature of water. जो इसकी दक्षता है, its performance of cleansing action is not hindered, प्रभावित नहीं होता या बाधित नहीं होता by nature of water. चलो, people use a variety of methods to wash clothes. Usually after adding the soap, they beat the cloth, beat it with paddle. वो मोगरी से पीटते हैं. Scrub with a brush, or mixture is agitated in washing machine. Why is agitation necessary to clean cloth? Agitation is necessary to clean cloth. कपड़े धोने के लिए एजिटेशन नेसेसरी है, as because it removes the missile under formation from what cloth. जो मिसिल्स को निकालता है ना, जितना पीटोगे मिसिल उसमें चिपके हुए हैं, हिलाओगे डुलाओगे तो वो सब छोड़ देंगे। तुम ऐसे ही देख लो ना, पेड़ को हिलाते डुलाते रहो तो जो भारी भारी फल हैं वो सब क्या होते हैं, टपक जाते हैं। वैसे ही जब तुम इसी तरीके से कपड़े को हिलाते डुलाते रहो तो उसमें भारी भारी जो कोलाइडल मिसिल लगे हैं सब टपक के गिर जाएंगे, और वो चार्ज है इसलिए घूमते फिरते रहेंगे। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसलिए क्या लिखेंगे, इट इज नेसेसरी टू एजिटेशन टू रिमूव, किसको रिमूव करने के लिए, दैट इज हैवियर एंड लार्जर जो मिसिल्स अंडर फॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम क्लॉथ, हैवियर एंड लार्जर मिसिल्स फ्रॉम
डर्टी क्लॉथ। इसके लिए उसको हिलाया जाता है। These missiles contain dirt and dust, इसी में dirt भी होगी, which are ultimately washed away by rinsing। इसको हम रिंसिंग या खंगालने से ऐसा अलग कर सकते हैं। एक्सरसाइज पे आइए। ईथेन बताओ गर्ल, विद मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 7 कोवेलेंट बॉन्ड है, सही है। चलो इसको चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बी इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटानोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। तो इसमें ब्यूटेनोन का देखो, ये है, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो कीटोन लिखो उसको। अगला सवाल, while cooking if the bottom of vessel is getting blackened, तो मृत्युंजय मान लो अगर बर्तन तुम्हारा काला पड़ रहा है तो इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? It means the food is not cooked completely, the fuel is not burning completely, the food is where a fuel is burning completely। fuel बोलो। The fuel is not burning completely। क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल वो भेज रहा है प्रॉपर्ली, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। उसके लिए तुम क्या करोगे? अगर तुम कहीं पर भी अंगीठी में या कहीं धुआं आ रहा है, उसमें उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके बर्नर में या कहीं से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, फ्यूल निकल तो रहा है, ये येलो फ्लेम भी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? एलपीजी भेज रहे हो, फ्लेम वो येलो दे रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं आ पा रही, तो फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली कंप्लीटली। बी इसका आंसर है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड using the bond formation of CH3Cl। Explain the nature of covalent bond by using the bond formation of CH3Cl। चलिए इसको भी देखें। बात ज्यादा करती हो, क्या जरूरी बात? That is CH3Cl, सही है। अब देखो CH3Cl में क्या है कि ये जो है Cl इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर निगेटिव। इसकी 3 की इलेक्ट्रोनिगेटिव थी, इसकी कितनी बताई थी अर्चिता? और ये 2.1 है, ठीक है। ये बताओ हाइड्रोजन से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये इससे ज्यादा। तुम ताशी से रुपए लेके रिया को दे दो, लो रिया लो, और अभी लूट के लाती हूँ, ऐसे करो। यही ये कर रहा है, यहां से खींच ले रहा सारे इलेक्ट्रॉन और फिर किसको दे दे रहा है? उसको दे दे रहा है। इनसे हफ्ता वसूलता है, इसको दे देता है। दैट इज देयर इज ए पार्शियल चार्ज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव ये है। इसके पास 1 प्रोटॉन, इसके पास 6 प्रोटॉन, इसके पास 17 प्रोटॉन। इससे ले लिया, उसको दे दिया, तो क्या हो रहा है बताइए? दैट इज देयर इज ए पार्शियल शिफ्ट ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल। इस चीज को गर्व रिपीट करें।
बहुत शर्मीले हो तुम। हाँ बोलो। There is a partial shift of electrons from carbon to fluorine. इतना ही बताना, तुम शर्मा जी निकले। चलो ना, अब आगे की बात करेंगे। सो अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। दैट इज CH3 और Cl, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो CH3Cl इज पोलर इन नेचर। ये कैसा है, क्लोरोमीथेन कैसा है, तो क्या ये वाटर में डिसॉल्व होगा? बोलो मन, होगा? शर्मा जी तो नहीं बोलना। अच्छी बात है कि नहीं, इतनी बात समझा नहीं, क्योंकि पोलर डिसॉल्व इन पोलर, ये तो कल ही बता दिया ना, चूंकि ये पोलर है इसलिए वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। है बात कि नहीं? हाँ, वो पहले नहीं है सारी लाने। चलो अब देखिए, क्लोरोमीथेन, इसके बारे में तुमको सब कुछ बताना है। हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, हैज 4 कोवेलेंट बॉन्ड। CCl बॉन्ड, इट इज पोलर इन नेचर। CCl बॉन्ड कैसा है बताओ? CCl बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। क्यों पोलर है? ड्यू टू द रीजन दैट Cl is more electronegative। इलेक्ट्रोनिगेटिव की डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे Cl इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच ले और खुद कैसा हो जाए, तो इस चीज को क्या कहेंगे? H और Cl के बीच जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा समय तक रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा रहे यहाँ कम कम रहे, तो उसको क्या कहेंगे? बात समझ आ गई? टेंडेंसी ऑफ an atom to attract shared pair of electron towards itself is called, इसे विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो अब इन दोनों में देखो, इससे इधर चला गया, तो क्यों चला गया बताओ रिया? बिकॉज अमन क्यों चला गया? Cl is more electronegative than carbon। Cl क्यों उधर चला गया? क्योंकि Cl इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कौन ज्यादा है? Cl is more electronegative than carbon। इलेक्ट्रोनेगेटिव than कार्बन से ज्यादा है। दिस मेक्स CCl बॉन्ड पोलर इन नेचर। इसकी वजह से कहा जाता है, सो दिस मेक्स CCl बॉन्ड पोलर इन, कितना लिखना है अब जरा देखें। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है। फिफ्थ का कोई पार्ट पूछना है किसी को? हाइड्रोजन सल्फाइड, फिफ्थ का H2S, दैट इज, ये सल्फाइड आयन है और ये कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर 32 है, तो दैट इज 2 8 10 तो हो गए 18
16 सॉरी, तो 286 ये सही है। 286 सल्फर का देखो तो इसके आउट में कितने होते हैं, एक ये और एक ये, और एच में भी कितने रहेंगे, एक ये और एक ये, और ये कितना हो जाएगा, सही ऐसे बना लेना। और कोई पूछना है किसी को, तासी कोई पूछना है कि सब आता है इनमें से? बताओ बता दें। सर वो तीसरा वाला। तीसरा प्रोपेनॉन देखो, प्रोपेनॉन का ताशी फार्मूला बताओ, थोड़ा हमको आइडिया लगे। प्रोपेनॉन को बताओ, जस्ट प्रोपेनॉन का ही बताओ मुझे, जनरल फार्मूला नहीं चाहिए। प्रोपेनॉन को CH3 CO CH3, तो ये डबल बॉन्ड H चलो, दैट इज इस C के जैसे जैसे लोकेशन है उसी तरीके से तुम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करो। कार्बन के तरफ 4 होते हैं, यहाँ देखो कितने बॉन्ड कहाँ का बना रहा है, वहीं वहीं उसको लगाओ, और इस कार्बन में भी उसी तरीके की व्यवस्था करो। हो गई व्यवस्था, जैसा बॉन्ड बन रहा वैसे ही तो व्यवस्थित किया है। इसके इधर ऑक्सीजन को रखो, ऑक्सीजन को भी 2 देने पड़ेंगे, तो 2 2 4 और 2 6 होते हैं, ऐसे हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग करने आएगा, और हाइड्रोजन यहाँ, तो इससे क्या होगा, इसने डुप्लेट बना लिया, इसने डुप्लेट बना लिया, इसने डुप्लेट बना लिया। इसको इन सब से लेकर अपना 8 करना, चेक करो। ऑक्सीजन इससे लेके कर लेगा। गर्भ स्ट्रक्चर पूरा हो गया कि कुछ और करना पड़ेगा? हो गया, आप बोलो मृत्युंजय। कंप्लीट है। आप बोलो मृत्युंजय। शीश जल्दी बोलो। 2 कार्बन का कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं, जितने एटम्स हैं उतने सर्कल होने चाहिए, तभी पूरा होता है। अब देखो सिमेट्री होनी चाहिए डायग्राम में, ये नहीं कि ऐसे करके यहाँ से घुमा घुमा के, ऐसे घुमा घुमा के नहीं लाना। वो किसी को पता नहीं चलता, वहाँ देखने नहीं बैठा कि देख लें, वो खट से कट करके आगे बढ़ जाए। तुम रीचेक करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कुछ कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। यहाँ सर पे पैर निकलने वाले लोग हैं सारे कि हमको भी पास करा दो। वहाँ इफ यू आर अपीलिंग देन कम है, नहीं हो तो मार्जिनलाइज हो जाओ। कोई एक्सक्यूज कहीं चलता ही नहीं है कि नहीं हमको कर दो। समझ में आ गई बात कि नहीं? जितने एटम उतने सर्कल। अपने रिप्रेजेंटेशन हमको खुद ही, तुमने हमको फीस दे दी, हमको तुमसे क्या मतलब है? निकल सकते हो, हम सड़क हैं, निकल जाओ, अच्छे से पास हो जाओ। नहीं निकल सकते, हमारी फीस पूरी हो गई है। अब आपकी मतलब है, आपको अच्छा करना है ना, तो इसलिए यू शुड टेक द बेस्ट। अपना फुल लगाओ, कहीं से मिल सकती नॉलेज। हम सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि दिशिता पढ़ो, हमें मतलब नहीं है ज़्यादा दिखाने के लिए लोगों। हमको क्या मतलब है कि वो पास होती, फिर हमें क्या लेना देना। उसकी बहन हमारे कब्जे में आई गई, छोटी जस्मिता, वो पढ़ेगी 1 साल तक और। अब हमें दिशता से कोई मतलब नहीं है, इनकी फीस आ गई। हम ऐसे कहते हैं बस, तुम्हें करना है कि हम पढ़ रहे हैं। हम लोगों के समय में तो हमने अपने पिताजी से बोला था 60 रुपये का ट्यूशन लगा दो, बता दिए 60 रुपीज़ का मैथ्स का, वो भी 11th में, 10वीं तक तो हिम्मत ही नहीं। बोले बेटा खुद पढ़ाओ तो ट्यूशन पढ़ लो। तब जाके हमने पढ़ाना शुरू किया और तब से आज तक पढ़ा ही रहे, वो रुका ही नहीं। बोले पढ़ाओ जाके। तो जब मैं 11वें में पहुंचा तो 9वीं के बच्चे को पकड़ा, एक पढ़ाना शुरू किया। उसको पढ़ाते पढ़ाते हमारा खुद ही 11th क्लियर हो गया। पढ़ाने बैठ जाओ ना किसी को तो आपका बहुत सारे डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, फिर वो भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि वहाँ जाके पढ़ाना। ये बात सुने तो 60 रुपये नहीं निकले हमारे फादर के। ये चीज़ आपको समय मिला है, 14 हज़ार 28 हज़ार दे रहे हैं, फिर भी आप ना पढ़ना चाहो। पेरेंट्स को भी क्या लेना देना, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।
उनको तुमसे ज़्यादा मतलब नहीं है, बोलने के लिए बोलते हैं बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं है मतलब, समझ आएगी नहीं। एवरीबडी इज सर्वाइविंग फॉर देमसेल्व्स। बच्चे भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उनको माँ बाप से ज़्यादा कहाँ मतलब रहता है ना उनकी। ये सही बात कि नहीं? आपको खुद आगे बढ़ना, तो आपका जो अपना श्रम है वही कर्मवीर है। चलिए अगला देखें, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये तो हो गया है। 7, हाउ कैन इथेनॉल इन इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 7th क्वेश्चन, इथेनॉल, ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? वास्तव में ये बुक का वही क्वेश्चन है, एल्कोहल और वो वाला है, ठीक है, थोड़ा सा और है। जो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का वही इसमें भी लिख देना। इट कंटेन्स, इट्स फार्मूला क्या है? इस C2H5OH, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बता दो, कुछ डिफरेंसेस और बने। इट्स फार्मूला इज CH3 COOH। its functional group is alcohol, its functional group is कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ अर्चिता, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, मेल्टिंग पॉइंट बताइए। इथेनॉल का नहीं आता। ठीक है, 78 डिग्री, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मैं चेक ही कर लेता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, According to test book, the melting point of ethanol is 114 degrees Celsius and the boiling point is 78.37 degrees Celsius or 351 K, which is very low with respect to water. अब बस बस सर 290 क्या कितना 290, दैट इज 17 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात समझ आ गई? चलो, its pure form is called absolute alcohol, its pure form is called glacial acetic acid. Its pure form is called absolute alcohol. Its pure form is called glacial। इथेनॉइक एसिड का 290 पर फ्रीजिंग पॉइंट 292 290 फ्रीजिंग पॉइंट 290 17 डिग्री है, 290 ना। फ्रीजिंग और मेल्टिंग एक ही तो होता है। उसी 0 डिग्री पे तुम पानी को फ्रिज बना लो और फ्रिज को पानी बना लो, पर वो सब 0 ही डिग्री पे काम है। फ्रीजिंग उधर चला जाए तो फ्रीजिंग इधर चला जाए, वो तो ट्रांजिशन टेम्परेचर है ना, जिस पे दोनों स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं। चलो, तो इसको क्या कहेंगे? ग्लेशियल एसिटिक acid. It has characteristic smell. It has pungent smell. It has characteristic smell. Difference between ethanol and ethanoic acid. Now, it has pungent smell. लिटमस पेपर टेस्ट अमन बताइए, दोनों में कौन कौन सा क्या क्या देगा? तो ये क्या है? It is slightly basic, that is 7.3, mild base है, and it does not change the blue litmus to red. ये न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करेगा. It is slightly basic, that is pH is equals to 7.3 and does not change blue litmus to red. जबकि ये क्या करेगा? It is acidic का भी चेक करना है क्या?
कितनी है? pH ऑफ एसिटिक एसिड 2.37, ये तो इसको अमेंड कर 2.37। सो इट इज एसिडिक। क्या बता रहा है? 6 नहीं है, इसको सही करो अपनी कॉपी में, हमने पिछली बार गलत लिखा दिया। 2.37 pH ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया है बताओ? 2.37। इट इज एसिडिक। हमने 5.5 लिखा दिया था, बट ऐसा नहीं है। हाँ? एक ही बात है, वो तो सब एक ही चीज होती है, उसको यही कर दो। उसमें आप बस 2 to 3 लिख दो, चल रहा है 2 to 3। इट इज एसिडिक। और तुम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हो ना, वो ग्रुप है, उनमें से पीएच हटा ही दो, दोनों में वो कट कर दो, क्योंकि सबके अलग अलग हैं। उसी का ही हम लोग फैटी एसिड खाते हैं, तो क्या घी का इतना होता है? क्या घी कड़वा लगता है? तो इसलिए वो पीएच हटा दो, वहां पे पीएच हटा दो। सबके अलग अलग होंगे ना पीएच। मिथेनोइक एसिड का अलग होगा, चेक करो। अभी इसका देखो पीएच ऑफ मिथेनोइक एसिड, तो वो और कुछ होगा, ज्यादा नहीं, 2.38। तो ये तो खैर मिल गया। पीएच ऑफ ब्यूटाइरिक एसिड, सबके अलग अलग देखो। तो पीएच ऑफ 19 पहुंच गया। अब क्यों लिखे हैं इसे? फंसने वाला काम। उसी ग्रुप का चौथा मेंबर 9 पे है, और उसी ग्रुप का पहला मेंबर 2.8 पे है, और सेकंड 2.38 पे। सबके अलग अलग है ना, तो कोई रेंज भी नहीं लिख सकता। अब जरा देखो, कड़वा बटर तो सभी ने खाया होगा, बटर लगा, क्या इतना वो लगता है कड़वा? कुछ नहीं लगता। एल्काइलिक वो तो उसमें चला गया है, बेसिक में नहीं। तो इट इज बेसिक इन, ये कैसा है बोलो? एसिडिक इन नेचर। कितना पीएच बताया था? पीएच 2.3 2.4 लिखो, इतना डेसिमल में नहीं लिखो। सोनाक्षी, इट टर्न्स, सेंटेंस पूरा करो। इट टर्न्स बोलो मृत्युंजय, इट टर्न्स ग्रीन। ग्रीन तो सही कह रहे हो, तुम भी बोलो इट टर्न्स। सही है। अगले साल मृत्युंजय को टॉप करा दूंगा। चलो अगली बात करते हैं। 10th में ही यहाँ तक की बात हो गई। नाउ डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। निकनेम तो इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। अब इनका देखो, और कोई ये जो है, ये NaOH Na2CO3 और NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करता, जब ये तीनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। चलिए, सो कुछ और चीजें देखें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में। दैट इज it is used in making alcoholic beverage। ये अल्कोहलिक बीवरेज बनाता है, और वो क्या बनाता है? इट इज यूज्ड इन मेकिंग विनेगर। ये सिरका बनाने के काम में आता है, वो बीवरेज बनाने का आता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH Na2CO3 एंड NaHCO3, किन्हीं के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर नमन ये इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है, और दो चीज तो कॉमनली देता ही देता है, क्या तुम बता सकते हो वो दो प्रोडक्ट कौन कौन से जो ये अवश्य देता है? बोलो सुजैन। इन तीनों के साथ ये रिएक्ट करता है,
और दो प्रोडक्ट तो अवश्य देता है। सही है, सुशील शर्मा ने सब बता डाला। CH3 COO और प्लस H2O, CH3 COO प्लस H2O और CH3 COO प्लस H2O और प्लस CO2। It reacts with all these, सही है? It all these कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हमने बताया अल्कोहल है, ये लिखा इसमें अल्कोहल का, सही है। इतना लिखना है तुमको, 3 नंबर का है। अगला, हाँ क्या मेल्टिंग पॉइंट 156, अभी हम कर लेते हैं 156 से कितना होगा देख लो। दैट इज इसी में जोड़ दो 273 केल्विन क्या होता है प्लस डिग्री सेल्सियस, तो 273 और प्लस 114 माइनस का, तो अभी 273 और 114 तो कितना हो जाएगा? अब ये तो 159 आ रहा है, यही चीज आ रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेक कर देता हूँ। कितना? That is boiling melting point of ethanol. Like 170, 159 और देख ले साइड, 173 वो फ़ारेनहाइट में। कोई बात नहीं, इतना देख लेना, इन सब में कुछ ज़्यादा नहीं बता, सही है? 2-3 डिग्री से कुछ नहीं होगा, ये नेट का हमने पहली साइड देखी है। चलो पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, और दूसरा सवाल, राइट द नेचर ऑफ CH3Cl। ये लो, H2SO4 and warmed a fruit smelling substance is formed called ester, उसे क्या कहेंगे? ester, and the reaction is called esterification. That is C2H5 CH3 COOH प्लस C2H5OH, तो C2H5OH इसमें से वाटर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड H2SO4, और हीट कर दिया, सीधा क्या बनेगा? नाम क्या होगा? बताया करो, कल भी यही पूछा था, तुम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाती हो। कितने दिन लोगे छोटी छोटी चीज सीखने में, तब तक तो जमाना आगे निकल जाएगा। लेट रनर का कोई काम नहीं है दुनिया में। चलो
हाँ बोलो, क्या है अंशुप्रिया इसका नाम? सुजैन, ठीक है। इथाइल इथेनॉएट या एसीटेट दोनों ही चलेगा, ठीक है, इक्वली है, ये बन जाएगा। चलो, दिस इज ईस्टर, इसी को क्या लिख दोगे? ईस्टर। खुद ही देखा करो कि भाई हम नहीं बता पाए, आज बता दें, ऐसा कोई थोड़ी है, टाइम थोड़े पास करना है। डिफाइन डीईस्टिफिकेशन, डिफाइन करो सुजैन, डीईस्टिफिकेशन है एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन बताओ। That is used in perfumery या as perfumes और used as flavoring agent। in edibles। हाँ, सेकंड सुजन बताइए डीस्टिफिकेशन। break down into carboxylic acetone and ठीक है, ऐसा बोलिए, ठीक है, कर लो। सो व्हेन डाइल्यूट, आप NaOH ही लिखो तो भी अच्छा है। डाइल्यूट NaOH किसके साथ मिक्स किया जाए बोलो? बुक में NaOH के बारे में बात की गई, उतना ही लिखो। इज मिक्स्ड विद ईस्टर्स, ये ईस्टर्स पे मिक्स कर दो तो क्या होगा बोलो? It breaks down into sodium salts of carboxylic acid and alcohol। किसमें टूट जाएगा बोलो? It breaks down into sodium salt of carboxylic acid and alcohol। It is called deesterification। That is CH3 COO C2H5 और इसमें क्या मिला दिया जाए? NaOH, यही लिख दो NaOH, क्योंकि ये रिएक्शन का हिस्सा है, ऊपर मत लिखो नहीं तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड रह जाएगी, यही लिखो। ओके, अब जरा करो CH3 COONA और प्लस C2H5OH, इसको सोडियम साल्ट्स ऑफ सोडियम एसीटेट कह सकते हैं, दैट इज सोडियम इथेनोइक भी कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? एसीटेट। सही है, इट इज डीस्टिफिकेशन, यहाँ लिख देना ज़्यादा ठीक है। तीसरा सवाल, सैपोनिफिकेशन। अर्चिता, When dilute NaOH is mixed with ester, then it breaks down into sodium salts of carboxylic acid and alcohol. It is called esterification. As this process is used in making soap, this process is called saponification। थोड़ा बहुत कमी है, बाकी ठीक है। दैट इज ईस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, इतना बोल देंगे तो अपने आप ही वो सोप बन जाएगा। ठीक है, तो व्हेन डाइल्यूट NaOH इज मिक्स्ड विद, किसके साथ मिक्स किया जाए? विद ईस्टर्स ऑफ, किसके ईस्टर? 17 वाले लेना है या 16 का भी? हायर फैटी एसिड्स then it breaks down into soaps and alcohol। इससे वो किसमें बदल जाएगा बोलो? soap and alcohol। it is called saponification। तो इसकी इक्वेशन बताइए अर्चिता। H35 COO C2H5 plus NaOH dilute C17 35 COONA C17 H35
और COONA plus C2H5OH. OH। टिश्यू इसका नाम बताओ। Sodium. बताओ। Sodium citrate. बता ही नहीं पाते। सिगरेट क्या लेना देना तुम्हारा? शरीफ आदमी में तुम बताओ। स्टीयरेट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। सोल्ट्स क्या होते हैं? These are the sodium और पोटेशियम salts of higher fatty acids। एक केमिकल फार्मूला बताइए सोप का, बोलो काशी। केमिकल फार्मूला। तुम तो जब से छुट्टी से आई हो शरीर हिला रही हो, कितने दिन तक हिलाती रहोगी पता नहीं। मैं तो हमारे गांव में तो नेट ही नहीं था, हम तो सब कुछ देख ही नहीं पाए। सर वो एनसीसी में गई थी। एनसीसी में चली गई। चलो नाउ डिफाइन डिटर्जेंट। तब तो जब डिटर्जेंट बना तब तो थी। अब बताओ डिटर्जेंट को डिफाइन करो। Sir, detergents are salts of sulfide and ये बताएंगे नहीं, जो बुक की लाइन है वही बोल दो दिव्या। detergents are salts of long chain डिटर्जेंट्स आर, देखो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ, है ना, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ। क्या लिखा है बुक में? पढ़ो, वही लाइन खोलो। हमने लिखाया था वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और चलन में है, वही लिखना है आपको। अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ो बुक में कहाँ लिखा है। अमोनियम, समझो इस चीज को। अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ, सॉल्ट है तो एक मेटल तो होगा ही ना। तो क्या लिखा है बोलो? व्हाट इज डिटर्जेंट? अर्षिता रिपीट करिए थोड़ा। व्हाट इज डिटर्जेंट? ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acid. सही। तो आपको ये भी बता दें कि सोप्स आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर fatty acids. For example, sodium stearate, potassium palmitate। ये लाइफ बॉय, ये हमाम है। That is C17H35 COONA, C16H33 और COOK। चलो हाँ गीत, फिफ्थ का तुम आंसर दो। Detergent are ammonium as sulfonate salts of long chain fatty acid. सही है। दोनों फैटी एसिड से काम करो तो उसमें लिखा है दैट इज डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सोडियम सॉल्ट्स ऑफ, देखो फैटी एसिड्स लिखो या लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वही क्या होते हैं? वही वसीय अम्ल होते हैं, वसा होती है उनमें, फैटी एसिड्स। अब अगर दिशिता एक डिटर्जेंट का फार्मूला बता देंगे तो हम मान जाएंगे पढ़ती हैं। बताओ तब तक कुछ पढ़ जाएंगे, सिर्फ ये विजिटर है, ये दर्शक दीर्घा में बैठी हुई दर्शक मात्र तो नहीं है। अब बोलो मार्जिनलाइज हो रहा है। चलो ठीक है। नाउ दैट इज सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम, अभी चित्र भी दिखाया था, डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट बताया था। C12H25 C6H4 H4 का हमने बताया था ना डिस्क्रिप्शन, और दैट इज SO3Na।
सोडियम, रिपीट करो डिटर्जेंट का फार्मूला। It is long फार्मूला बताइए। C6H6 कोई बात नहीं, आप बोलो। C12H25 C6H4 लेट लर्नर मत बनो, उसको पहले से पढ़ के आओ। पिछले से पिछले साल एक लड़की थी वृंदा, उसने तो पूरा तंगी कर रखा था। जो क्लास करने जाऊं वो जायसवाल क्लासेस जोधपुर से पढ़ के पहले चली आती थी। सर इसका ये हमारे पैरेलल बोलती थी, मैं पीछे बैठा के वहाँ बैठो चुपचाप, पढ़ के आती तो यहाँ ना पढ़ा करो। उसी टाइप के मृत्यु 4 बार पढ़ाओ तो एक बार भी नहीं बता। ये स्मार्ट पर्सन, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे मुझे पसंद है जिनको हम पढ़ा सको, पहले से ही सब पढ़ के आ जाओगे। मुझे दिशिटा टाइप बहुत पसंद है, बार बार पढ़ाओ, बार बार एक ही चीज अच्छा लगता है, और वो हमारे साथ ही बोलने लग जाए, पसंद आएगा टीचर को। ठीक है, अगली बात है 8,000 रुपये जीत के लेगी, हर एग्जाम में 140, ये कोई बात है? ग्रुप कैप्टन की लड़की थी, उसके ब्लॉग आजकल इतने फेमस हैं यूट्यूब में, नहीं तो इसकी बहन की जो अनुष्का के साथ यहाँ जो अभी 8th में लड़का पढ़ रहा है ना, उसकी बड़ी बहन की फ्रेंड, दैट इज अविश की बहन, अनुष्का की बहन, वो दोस्त, दोनों यहाँ पढ़ती थी। चलो 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे नोट करो। सोप एंड डिटर्जेंट, कल से आज तक इनको मृत्युंजय इसी में स्ट्रगल करना विचार है, एक फार्मूले में। बिहार के हैं, बिहार के लोग जबकि दुनिया के लीडर हैं, छठ पूजा में आगे बताने पीछे। अगली बात देखिए, सोप और डिटर्जेंट का फार्मूला। ना इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर लिखना, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। सोप्स क्या होते हैं? देखो, दैट सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम salts of carboxylic acid. These are sodium or potassium salts of sulfonic acid. सोडियम, या वही लिख लो, कौन सा बताया? अमोनियम, और ये तो हमने सब सोडियम लिख दिया, क्या है? दैट इज सल्फोनेट। बुक में क्या लिखा है? सो अमोनियम, और इसे एमएन कर लो, सल्फोनेट लिखा है ना बुक में, अमोनियम और सल्फोनेट, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही होता है ना? अगला देखो, ये नेचुरल होता है, जबकि डिटर्जेंट कैसे होते हैं? नेचुरल, ये सिंथेटिक है, ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। दैट इज सिंथेटिक, लैब में बनाया जा सकेगा। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? दैट इज COO -Na+, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? SO। देखो SO3 - Na, इसका फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया? या अभी और समझो, तुमको ये बात पता चल रही है क्या? SO3- और इसी के साथ अमोनियम लगा दो, सही, इसी की जगह आएगा, ये नहीं कि यहाँ की जगह नहीं आएगा। अमोनियम सल्फोनेट ऑफ बेंजीन, दीज आर सोप्स क्या हैं? डोडेकाइल बेंजीन और ये अमोनियम सल्फेट।
समझ में आ गई बात? चलो अगली बात देखो, ये बायोडिग्रेडेबल है, जबकि ये इनको बैक्टीरिया तोड़ ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाए फैक्ट्री में क्या बन के आ रहा, हम इससे खाना कैसे खाएं, बेचारे मर जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल, और ये कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगला देखिए, अब ये देखो, लेदर फॉर्मेशन किसमें कम होता है, किसमें ज्यादा? लेदर फॉर्मेशन लेस। बात समझो, किसी भी पानी में, जो तुम्हारे घर का ही पानी है, उसमें थोड़ा तो कैल्शियम मैग्नीशियम होगा ही ना। घर में भी तुम लोग इमर्सन रॉड डालते हो, थोड़ी सफेद नहीं होती क्या वो रॉड, थोड़ा तो होता है, उतना हिस्सा ही कम हो जाएगा, और जबकि ये डाल दो तो झाग ही झाग हो जाएगा। तो इसलिए लेदर फॉर्मेशन क्या होगा, मोर। ओके, ये इसके प्राइस सोप चीप होते हैं, जबकि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं बताइए, महंगे। तो देखो, सोप चीप और ये डियरर या एक्सपेंसिव। क्या है? अब इसमें क्या है, इसका एक एग्जांपल दे दो। बायोडिग्रेडेबल तो लिख लिया है, दैट इज सोडियम स्टीयरेट, और इसमें सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अगला सवाल देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये 3 नंबर का 5 बार आ चुका बोर्ड में सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोप और डिटर्जेंट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, इसकम नहीं आता, यही आता। ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर यही है। अब देखो, दैट इज, अगला सवाल 7th क्या है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर। इसका भी डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। चलो, सो कंटेन्स मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये क्या है बोलो, इसमें क्या कंटेन है, कंटेन्स सोडियम पोटेशियम आयंस, कंटेन्स मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस। इट वर्क्स वेल विद, किसके साथ काम करता है, कुमकुम। सॉफ्ट वाटर किसके साथ ठीक तरीके से काम करता है, नहीं बताओ, तेज बोला करो, ये बताओ कुमकुम। हार्ड वाटर, इट वर्क्स वेल विथ डिटर्जेंट, ये दोनों के साथ काम करेगा, क्योंकि डिटर्जेंट को सॉफ्ट वाटर से क्या दिक्कत है, सॉफ्ट वाटर तो किसी से भी धो लो। डिटर्जेंट, जो सॉफ्ट वाटर है वो सॉल्टी होता है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होगा, लगता है चूने टाइप का कुछ पी जाए, खारापन रहेगा, पीने में भी तुम्हें खराब लगेगा। सो इट हैज सॉल्टी टेस्ट। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि Na+ तो था ही, और क्या उसी में Cl- भी है, ये तुमको बताया था कि नहीं, और K था, तो बोलो NaCl का टेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, और NaCl का कैसा टेस्ट है, सॉल्टी है,
ये it has characteristic taste. It has characteristic taste. बस इससे ज्यादा नहीं लिखना, दो तो तुमको पता था, एक हमने और बता दिया टेस्ट के बारे में, दो तो मालूम है ना। चलो, व्हाट इज स्कम, इसके बारे में एक अच्छा आंसर दिखाते हैं। चलो अभी 2-3 मिनट और लेंगे आपके, क्योंकि ये जरूरी क्वेश्चन है। चलो स्कम का देखो, so what is scum? When soap is treated with hard water, तो क्या होता होगा बोलो? When soap is treated या put in hard water, it forms, ये क्या बना देगा? Insoluble salts of calcium and magnesium, ऐसा salt बना देगा जो कैसा होगा? पानी में नहीं घुलेगा, या तो नीचे बैठ जाएगा, कपड़ा नीचे पड़ा उसी में चिपक जाएगा। इट फॉर्म्स कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स विद सोप, सोप के साथ ऐसा बना देगा, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, एंड gummy and sticky. It sticks with cloth. क्लॉथ के साथ हो जाएगा, and very hard to remove. ये फिर हटता नहीं है, ये रिमूव नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई? इतना लिख दोगे तो काम बन जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा लिखना है तो C17H35, COO माइनस Na और प्लस Ca2 प्लस फ्रॉम हार्ड वाटर, ये बन जाएगा। अंशु प्रिया सेंटेंस पूरा करो। C17H35 COO होल ट्वाइस Ca, इसका नाम बताओ और इसे क्या कहते हैं? और प्लस सोडियम आयन, इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम स्टीयरेट, और यही इसका है। एक चीज तुम और बता दो, मिसिल, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, तुम मिसिल बता दो। मिसिल पाव, बड़ा पाव कभी खाई होगा मिल जाए? मिसिल बता। बड़े पाव को जब चारों तरफ से तल लिए उसी को मिसिल पाव, इतना तुमको बोलना। मिसिल बताओ। इसको ठीक से लिखें, ऐसे नहीं। नाउ व्हाट इज मिसिल? Aggregate of hundreds of soap molecules, ठीक है, getting embedded in oil or grease is called missile. These are colloidal in nature and charged with negative ions. यही लिखना पड़ेगा, बुक की लैंग्वेज है। क्या लिखोगे बोलो? मिसिल क्या? Aggregate of hundreds of soap molecule, दिव्या सेंटेंस पूरा करो। Aggregates of hundreds of soap molecules, आगे बताइए, बताओ। Getting getting embedded in oil या grease is called missile. It is negatively charged.
ठीक है, ये निगेटिवली चार्ज है, इट इज कोलाइडल इन नेचर एंड इट इज द बेसिक यूनिट विच डज द क्लींजिंग एक्शन। यही बेसिक यूनिट है, जिस बेसिक फंक्शनल यूनिट जो क्लींजिंग एक्शन करता है। इट इज कोलॉइडल इन नेचर, it is basic unit which does cleansing action। इतना ही रखो। अभी थोड़ा 2-4 क्वेश्चन बाकी अगली क्लास में करा देंगे।